नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं जीएस प्रश्न पत्र 5 को लेकर के। इसके माध्यम से हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए, इस प्रश्न को करने वाले हैं। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बहुत संक्षिप्त में छोटी सी भूमिका कि संविधान के भाग 12 के तहत अनुच्छेद, देखिए भाग 12 के तहत अनुच्छेद 268 से 293 तक के प्रावधान केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त और टू द पॉइंट एक छोटी सी भूमिका लिखिए, क्योंकि भूमिका को आपको इसलिए इसी तरीके से लिखनी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका जो पेपर होता है वो 3 घंटे में आपको 20 प्रश्न करने होते हैं। और 20 प्रश्न में भी जो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 8 अंक के होते हैं, 125 शब्दों में लिखना होता है। और जो बाद के 10 प्रश्न होते हैं वो 12 अंकों के होते हैं और 200 शब्दों में लिखना होता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा अवसर नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूमिका में बहुत शब्द खर्च कर दें, बहुत बड़ा निष्कर्ष लिख दें। और विश्वास करिए, भूमिका और निष्कर्ष को लेकर के आप लोग जितना डरते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं वो ऐसे में तो ठीक है, होता है कि आप ऐसे में एक निष्कर्ष लिख रहे हैं, वहाँ तो एक मायने रखता है। लेकिन जब ऑप्शनल पेपर होता था तो वहाँ भी ऑप्शनल पेपर में इसका महत्व होता था कि आप भूमिका निष्कर्ष कैसे लिख रहे हैं। लेकिन जीएस के पेपर में इतना स्कोप नहीं होता। जीएस के पेपर की पहली शर्त ही है कि आपको बहुत टू द पॉइंट लिखना है, बहुत टू द पॉइंट लिखना है, नहीं तो होगा क्या, आपका जो है प्रश्न ही छूट जाएगा। और विश्वास करिए, अगर परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जनरली जब पहली बार बच्चा एग्जाम देने जाता है तो वो स्टार्टिंग के प्रश्नों पे इतना समय दे देता है और लगता है कि उसको लगता है कि हम इजीली कर लेंगे, और लास्ट में वो 3-4 बड़े प्रश्न छोड़ के चला आता है। और जिस दिन उसका 3-4 प्रश्न बड़ा छूट के आया तो वो पहले पेपर में ही उसको ये लगता है कि अब तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, बाकी पेपर्स में भी उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो आपको उन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत टू द पॉइंट लिखना है और प्रश्न पत्र में आए हुए सभी प्रश्नों को टच करना है, छोड़ना तो कोई नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने बहुत छोटी सी भूमिका दे दी। अब आप बताइए, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का जो विवरण है उसमें आप दिखा दीजिए कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच करों का स्पष्ट विभाजन, अर्थात संघ एवं राज्य संविधान में वर्णित अपने अपने करों का संग्रहण करते हैं। आप देखते होंगे कुछ जो है टैक्स जो है वो केंद्र सरकार लगाता है, कुछ टैक्स जो है वो राज्य सरकारें लगाती हैं। वो लगाती भी है और उसका जो है संग्रहण भी करती हैं। फिर अगले पॉइंट में बता दीजिए कि संघ सरकार द्वारा राज्यों को पूर्व निर्धारित मात्रा के बराबर अनुदान भी दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे, जब आप टैक्स लैब पढ़े होंगे, जब इकोनॉमी की चीज़ें आप पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि जो टैक्स से जो रेवेन्यू है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो किसके पास जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब केंद्र सरकार के पास जाता है। और केंद्र सरकार से ही जो है वो राज्य सरकारें जो हैं उसमें एक भाग प्राप्त करती हैं। और वो किसके अनुशंसा पे दिया जाता है, तो वो वित्त आयोग जो एक संस्था होती है उसकी अनुशंसा पे दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे 41-42% जो है सरकार अपने टैक्स रेवेन्यू का जो है वो राज्यों में वितरित करती है। तो वही चीज़ें यहाँ कहा जा रहा है। संघ एवं राज्यों के बीच कुछ करों से एकत्रित राजस्व का विभाजन भी होता है। इस विभाजन का निर्धारण वित्त आयोग करता है, वही जो मैंने आपको अभी पॉइंट में बताया है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना है। हमारे संस्थान द्वारा, चूंकि आप सभी जान रहे होंगे कि आपकी जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो कुछ उसकी डेट जो है और आगे बढ़ रही है। जुलाई में बहुत संभावना है कि आपकी परीक्षा ना हो और ये अक्टूबर में होगी। तो यदि अक्टूबर में हो रही है तो आपके पास जो है अभी बहुत समय है मुख्य परीक्षा को पढ़ने के लिए, क्योंकि पीटी के बाद जो मेंस की जो डेट प्रस्तावित निकल के आ रही है, सूत्रों के माध्यम से जो लोग बता रहे हैं, वो आपका फरवरी में होगा 2025। तो आप सोचिए कि प्रीलिम्स के बाद 3 महीने में ही आपको मुख्य परीक्षा देनी है। और मुख्य परीक्षा में आपको जीएस के 6 पेपर देने हैं, एसए का पेपर देना है, सामान्य हिंदी का पेपर देना, मतलब 8 पेपर तैयार करना है।
तो अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लें और सितंबर तक तो खूब जम के कर लें, क्योंकि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मुख्य परीक्षा ही जो है वो आपको आपको जो है सिलेक्शन दिला सकती है। प्रीलिम्स तो एक तरीके से स्क्रीनिंग है, वो तो भीड़ छाटने का जरिया है। तो पीटी हम ये नहीं कहेंगे पीटी को पढ़िए नहीं, क्योंकि पीटी जब आप पास करेंगे तभी मुख्य परीक्षा देंगे, लेकिन फाइनली मुख्य परीक्षा पे ज़्यादा फोकस्ड होइए। अभी अभी का जो समय है मुख्य परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसीलिए हमारे संस्थान द्वारा जो है आपके जीएस पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर के टेस्ट का आयोजन कराया जा रहा है, और इसके माध्यम से हम डेली आपको टॉपिक वाइज 2 क्वेश्चन देते हैं, शाम तक उसका जो है मूल्यांकन कर देते हैं, और रात में जो है आपका उसको मॉडल पेपर भी दे देते हैं। तो आपको प्रश्न कैसे लिखना है, आपके उत्तर में कमियां क्या हैं, और साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर के माध्यम से और भी सुधार करने का मौका मिल जाता है। तो आप लोग इससे जुड़िए, इससे लाभ लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग आपको और बेहतर बताएंगे इसके बारे में। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे जरूर जुड़िए। आप लोग इसे कुछ उत्तर जो है वो पीडीएफ में लेके देख भी सकते हैं कि किस तरीके से संस्थान द्वारा कितने व्यवस्थित तरीके से कराया जा रहा है। और आपका देखिए जो मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग को लेकर के जो एक भय है वो भी आपका यहाँ समाप्त होगा। धीरे धीरे आप लिखने लगेंगे, और जब एक बार आप लिखना शुरू करेंगे, 2-4-6 दिन तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप विश्वास करिए, आप बंद नहीं किए, आप निरंतर लिखते रहे, निरंतरता बनाए रखा आपने, तो फिर आप जो है आपको सिकंदर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ आपको सिकंदर ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सिकंदर के हम समुद्रगुप्त की चर्चा करते हैं, मतलब समुद्रगुप्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इस नंबर पर संपर्क करें, संस्थान से जुड़े प्रयासों का लाभ लें। अब देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की समस्याएं, देखिए प्रश्न में कहा गया है ना कि वित्त केंद्र राज्य संबंधों में जो वित्त की जो भूमिका है उससे उत्तर प्रदेश कैसे प्रभावित होता है। तो अब आप इसमें बताइए कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन केवल केंद्र द्वारा संग्रहित करों से होता है, न कि शेष एवं सरचार्ज से। देखिए आप सभी जानते हो कि जो केंद्र सरकार है वो राजस्व तो एकत्रित करती ही करती है, लेकिन किसी विशेष मद के लिए शेष और सरचार्ज भी लगाती है। तो जो केंद्र सरकार जो देती है, जो राज्यों को देती है, वो किस पे, राजस्व पे देती है, ना कि शेष पे देती है, ना तो सरचार्ज पे देती है। तो राज्य केंद्र सरकार करती क्या है कि अपने राजस्व का, मतलब अपने जो वित्तीय जो अपने स्रोत है उसका एक बड़ा माध्यम शेष और सरचार्ज को बना लेती है, क्योंकि इसके माध्यम से जो है इसमें चूंकि राज्यों को हिस्सा देना नहीं रहता, ये पूरा जो है वो सेंट्रल केंद्र सरकार का हो जाता है, तो ये भी राज्यों को एक आपत्ति रहती है। वही इसमें कहा जा रहा है कि अतः केंद्र सरकार शेष एवं सरचार्ज के माध्यम से अधिक राजस्व अर्जन का प्रयास करती है, जिससे राज्यों को जो है वो वित्तीय हानि होती है। क्यों हानि होती है? क्योंकि शेष और सरचार्ज में क्या होता है कि राज्यों को हिस्सा नहीं देना होता है। फिर जो दूसरी समस्या है, संघ सरकार की योजनाएं प्रायः वित्तीय बंटवारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है उनमें जो वित्तीय बंटवारा होता है वो 60:40 का होता है। मतलब अगर किसी में 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो उसमें 60 रुपया जो है वो केंद्र सरकार देगा और 40 रुपया जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो और योजना किसकी है? वो केंद्र सरकार की है, के अनुपात में होता है। अतः उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को अपनी आय का 40% तक वह केंद्र प्रायोजित योजनाओं में खर्च करना पड़ता है, जिससे उन्हें अपनी योजनाओं को चलाने हेतु धन की कमी हो जाती है। आप सभी जान रहे होंगे कि भाई प्रदेश सरकार जो है वो भी अपने स्तर पे विभिन्न योजनाओं को चालू करती है, कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है। विभिन्न अब तो चूंकि चुनाव का माहौल है तो जो सरकारें वो तमाम घोषणाएं भी करती हैं, उनको जनता के बीच जाना भी रहता है। तो ये चाहते हैं कि हम भी अपनी कुछ योजनाएं चलाएं, और केंद्र सरकार ऑलरेडी इतनी योजनाएं चला रही है जिसमें ये नियम है कि राज्य सरकार उसका 40% वहन करेगा। और उस योजना का लाभ कौन ले लेता है? केंद्र सरकार ले लेता है कि तो केंद्र सरकार की योजना है, भले वो देते 60% ही, 40% राज्य देता है। तो ये भी एक बड़ा क्लेश का कारण है। राज्य सरकारें कहती हैं कि हमारे पास जो है इतने वित्त नहीं होते हैं कि हम आपकी भी योजनाओं में 40% का योगदान दें।
हम तो अपनी ही योजनाएं चला लें, वही बहुत बड़ी बात है। और ये सही बात है। जब आप भारत की जो व्यवस्था को देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो केंद्र सरकार है उसके पास राजस्व का स्रोत बहुत ज्यादा है। और उस हिसाब से तो राज्यों की जो भूमिका है वो एक तरीके से वैसे ही भूमिका है कि जैसे एक घर में जो है वो फादर होते हैं, उनके 10 बच्चे हों, और फादर के पास सारी चीज़ों की सारा वित्त की व्यवस्था हो, और वो हर बच्चे को कुछ कुछ ऐसे देते रहें। तो वही हाल राज्यों का भी है। राज्य जो है वित्तीय रूप से बहुत स्वायत्त नहीं है, मतलब वित्तीय आधार भी उनका छोटा है, और उस तरीके से उनको राजस्व एकत्र करने का अधिकार भी नहीं मिला है भारतीय संविधान में। तो ये दूसरी समस्या हो गई इनकी, राज्यों की। तीसरी समस्या है कि प्रदेश सरकारों को ऋण लेने के सीमित अवसर होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो सरकारें होती हैं वो अपनी योजनाओं को चलाने के लिए बेसिकली जो केंद्र सरकार होती है वो ऋण लेती है। आप देखते होंगे कि विश्व बैंक से, आईएमएफ से, या जो बड़े बड़े जो देश हैं उनसे ये कर्ज लेती हैं अपनी योजनाओं को चलाने के लिए। जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जो एक मेट्रो कॉरिडोर बन रहा है मुंबई टू गुजरात वाला, उसमें जो है किसका पैसा लगा है? उसमें जो है वो पैसा लगा है जापान की सरकार का, जापान की कंपनियों का। और वो बहुत बहुत ही जो है कम ब्याज दर पे वो ऋण उपलब्ध कराया गया है। लेकिन अगर प्रदेश सरकार ऐसा कुछ ऋण लेने के प्रयास करती है तो वो अधिकार जो है प्रदेश सरकार को उस स्तर पे नहीं है जितना केंद्र सरकार को है। तो एक समस्या ये भी होती है। फिर जीएसटी से शुरू हुई नवीन अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से भी राज्यों को नुकसान हुआ है। आप सभी देख रहे होंगे कि जीएसटी को लेकर के जो है वो खूब हो हल्ला राज्य सरकारों ने मचाया था। और बेसिकली उन राज्य सरकारों ने जहाँ जो है सत्ताधारी पार्टी की जो है वो सरकार नहीं थी, मतलब केंद्र में जिस पार्टी का सरकार है वो राज्य में वो पार्टी की जब सरकार नहीं होती है तो वो चीज़ें एक तो कुछ राजनीतिक पूर्वाग्रह भी होता है, और दूसरी चीज कुछ वास्तविक समस्याएं भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब राजनीतिक पूर्वाग्रह ही होता है, कुछ वास्तविक समस्याएं भी होती हैं। चूंकि संबंधित पार्टी की दोनों जगह सरकारें हैं तो जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार से टकराव नहीं मोल ले पाती है, और उसको राज्य सरकार विभिन्न तरीके से मतलब अनुकंपित भी करती रहती है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों की सरकार है वो तो बहुत परेशान होती है, और ये जीएसटी के माध्यम से परेशानी हुई भी है। और इसको जो है केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट भी किया था और इसकी क्षतिपूर्ति की बात भी की थी, जो हम आगे लिखे भी हैं कि हालांकि केंद्र द्वारा इस हानि की क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन तो दिया गया, किंतु इसके लिए अब राज्यों को केंद्र पर निर्भरता बढ़ेगी। आप सोचिए कि राज्य कहेगा ठीक है जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है हम जो है उसकी भरपाई कर देंगे, केंद्र सरकार कह रही है। लेकिन अब ऐसा करने में भाई कहीं ना कहीं जो है राज्य जो सरकार की जो स्वायत्ता है वो तो कम हो रही है ना, वो तो उसकी गिर रही है ना। तो वही यहाँ अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, जिससे उनकी स्वायत्ता भी प्रभावित होने की आशंका अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यक्त की जा रही है। फिर जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश जैसे अनेक राज्य डिस्कॉम कंपनियों के खराब प्रदर्शन के कारण भी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। आप इसका भी उल्लेख कर दें। फिर राजस्व विभाजन है तो केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच अनुपात के निर्धारण की अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। क्योंकि वित्त आयोग की संरचना, गठन आदि संघ सरकार के द्वारा ही तय होता है, जिससे राज्यों के हित प्रभावित होने की संभावना होती है एवं समय समय पर प्रभावित भी होती है। मतलब ये कहीं न कहीं वित्त आयोग की जो एक अनुशंसा जो करता है राज्यों को वित्त देने की, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह समय समय पर खड़ा ही होता रहता है। विभिन्न सरकारें जो है वो कहती भी हैं कि ये जो रवैया है वो पक्षपात पूर्ण तरीके से किया जा रहा है, इसमें पक्षपात हो रहा है। तो ये सारी मतलब समस्याएं जो हैं ये वित्तीय संबंधों को लेकर के हैं, किसके? केंद्र और राज्यों के। और देखिए जब तक आप लोग, चूंकि प्रश्न में कहा गया है ना आलोचनात्मक वर्णन करिए, तो जब तक आप इन चीजों को नहीं बताएंगे, आलोचना के बिंदु को नहीं बताएंगे, तब तक आपको निष्कर्ष नहीं देना है। और निष्कर्ष आपको एक बहुत बैलेंस निष्कर्ष देना है कि इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि केंद्र एवं राज्य दोनों का स्वायत्त अस्तित्व भारतीय संघवाद का अनिवार्य तत्व है। संवैधानिक संस्थाओं का यह मूल दायित्व है कि वह इस स्वरूप को बनाए रखे। मतलब बेसिकली वित्त आयोग को टारगेट किया जा रहा है कि भाई यदि आप संवैधानिक संस्था हैं तो आपका सबसे
प्राथमिक कर्तव्य यही है कि जो भारत के संघवाद का जो स्वरूप है उसको मेंटेन करके रखें। वर्तमान समय में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय आवंटन को लेकर समय समय पर मतभेद उभरते रहे हैं, अतः इन मतभेदों का निराकरण निष्पक्ष रूप से किए जाने की आवश्यकता है, जिससे लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप बना रहे। मतलब आपको कभी भी निष्कर्ष में आपको किसी भी संवैधानिक संस्था को एकदम खारिज नहीं कर देना। अगर कमियां आपको दिख भी रही हैं तो सुधार की गुंजाइश दिखाते हुए निष्कर्ष लिखिए कि वो बेहतर काम कर रही है, कुछ कमियां हैं उसको सुधार करके और बेहतर बनाया जा सकता है। ये नहीं है कि बस वित्त आयोग को ही समाप्त कर देना चाहिए, वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, नीति आयोग को समाप्त कर दीजिए। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके मतलब हल्केपन को दिखाएंगे कि आप जो है बहुत सतही सोच करके उत्तर लिख दे रहे हैं या आप में बहुत एग्रेशन है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके कॉपी पे दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कितनों भी धीर गंभीर रहें, आप कितने भी रेशनल हैं, लेकिन अगर आपकी कॉपी पे ये सब चीज़ें निकल के नहीं आ रही, क्योंकि परीक्षक के सामने आप नहीं उपस्थित हो रहे हैं। जैसे इंटरव्यू में हम आप स्वयं उपस्थित होते हैं इंटरव्यूअर्स के सामने सारी चीज़ें, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपकी कॉपी उपस्थित होती है, आपकी कॉपी का ही मूल्यांकन होता है। तो इसीलिए आपकी कॉपी पे निष्कर्ष भी जो है तो बहुत ही सकारात्मक, मतलब जब बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति हो जाए कि नहीं अब इसमें निगेटिव देना ही देना है तब आप दे दीजिए, नहीं तो। और संवैधानिक संस्थाओं के बारे में तो कतई नहीं दीजिए, सरकार के बारे में कतई नहीं देना है। तो आपको ऐसे ही निष्कर्ष दे करके आपने उत्तर को जो समाप्त कर देना है। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको उत्तर लेखन कैसे लिखना है, भूमिका कैसे लिखनी है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है और एक सटीक जो है वो निष्कर्ष कैसे देना है, इसके बारे में कुछ लाभ मिला होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। देखिए, आप लोग लाइक और शेयर भी करिए, आप कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कमेंट करिए और जिस टॉपिक पे आपको लगे कि सर इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन कराइए, आप लोग कमेंट में लिखिए। विश्वास मानिए कि हम उस क्वेश्चन को भी करवाएंगे अपने यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अभी जाइएगा नहीं, इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर दी। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। और लास्ट में, चूंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो समृद्धि IAS का जो एक्चुअल जो ओरिजिनल चैनल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अभी हम उस पर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। तो बहुत संभावना है कि जल्दी ही वो सही हो जाएगा, लेकिन जब तक सही नहीं हो जाता तब तक आप लोग हमारे संदीप मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो अभी जिसके माध्यम से हम आप जुड़ रहे हैं, इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इससे जुड़िए, क्योंकि अभी हम इससे आपसे मिलते रहेंगे। और वैसे भी चूंकि वो भी चैनल हमारा है, ये भी चैनल हमारा है, तो हम दोनों पे समय समय पे आते रहेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करिए और साथ ही हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, इससे तो आप लोग इसलिए जुड़िए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आपको GS के और भी जो तैयारी के पार्ट्स होते हैं वहाँ आपको समय समय पे दिए जाते रहते हैं, वो भी निःशुल्क है। आपको वहाँ क्यूज करवाई जाती है, आपको वहाँ डेली करंट अफेयर्स की चीज़ें मिलती रहती हैं और परीक्षा से जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ परीक्षा से संबंधित वो भी आपको हमारी टीम के द्वारा जानकारी दी जाती है। तो ये बहुआयामी है, इससे तो आपको बहुत लाभ है। तो आप टेलीग्राम को भी जुड़िए, उससे भी जुड़िए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।